नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। D8 यानी डेवलपिंग 8 कंट्रीज, हिंदी में विकासशील 8 देश। इनके समूह को D8 कहते हैं। यह समूह सुन्नी मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले 8 देशों से बना है जो आर्थिक विकास के रास्ते तलाशने पर फोकस करते हैं, लेकिन अपने अपने देश में धार्मिक कट्टरता को ये तवज्जो देते हैं। इनमें भूखा, कर्जदार और विश्वासघाती पाकिस्तान है, कट्टरता का सर्वोच्च उदाहरण, और अपने देश में अल्पसंख्यक को पूरी तरह से मारने वाला बांग्लादेश है, सीरिया में तख्ता पलट करने वाला और खलीफा का ख्वाब देखने वाला तुर्की है। इसके अलावा मलेशिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, मिस्र और ईरान है। तो क्या यह ग्रुप भारत के खिलाफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के समर्थन के लिए बना है? और क्या यह ग्रुप ब्रिक्स देशों और G7 गुट की काट के तौर पर बना है? क्या इस ग्रुप का मकसद आर्थिक गलियारे की राह पर धार्मिक कट्टरता को बढ़ाना है? दरअसल मिस्र की राजधानी काहिरा में D8 की बैठक 18 से 20 दिसंबर तक चलेगी। लेकिन यह D8 क्या है? इसका मकसद क्या है? भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं? और मोदी ने कैसे वक्त से पहले D8 को डिकोड कर दिया है? और सऊदी अरब, यूएई जैसे मुस्लिम राष्ट्र D8 का हिस्सा क्यों नहीं है? क्या D8 में इतनी ताकत है कि वो इजरायल को हमास में रोक सके, लेबनान में इजरायल को रोक सके? आज हम आपको बताएंगे क्या है मुस्लिम राष्ट्रों का काहिरा प्लान। सबसे पहले तो यही देखिए कि काहिरा प्लान और भूखा प्यासा कर्जे में डूबा पाकिस्तान, इनके बीच क्या चल रहा है। दरअसल इजिप्ट की राजधानी काहिरा में गुरुवार यानी कि 19 दिसंबर को 8 मुस्लिम देशों के नेता इकट्ठा होंगे। मुस्लिम देशों के संगठन D8 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यानी कि OECD की बैठक होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत इसमें तुर्की और ईरान जैसे देश भी हिस्सा लेंगे। इकोनॉमिक बेहतरी के लिए बने संगठन D8 में एक दशक बाद ईरान के राष्ट्रपति भी हिस्सा लेंगे, और वो क्यों ले रहे हैं यह भी हम आपको बताएंगे। D8 आर्थिक सहयोग संगठन 1997 में मुस्लिम देशों की आर्थिक तरक्की के लिए बनाया गया था। अब तक मिस्र और ईरान के खराब संबंधों के चलते यह संभव नहीं हो सका था कि ईरान इधर की तरफ आए। आर्थिक मुद्दों के अलावा फलस्तीन और इजरायल से जुड़े मसलों पर चर्चा की बात की जा रही है। आर्थिक मुद्दों के अलावा इनके एजेंडे में मिडिल ईस्ट की उथल पुथल भी होगी, लेकिन सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर क्या होगा ये आज हम इस प्रोग्राम में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि खाड़ी देशों में सब कुछ सही नहीं है और खाड़ी देशों के अंदर गुट साफ नजर आते हैं। सऊदी अरब वर्सेस ईरान, और दूसरी तरफ आप देखिए कि ईरान वर्सेस मिस्र। लेकिन सबसे पहले D8 को समझिए, डेवलपिंग 8 कंट्रीज को समझिए, और इसकी शुरुआत के साथ इसको समझिए। देखिए D8 जो डेवलपिंग 8 कंट्रीज है वो कौन कौन सी है? उनमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, नाइजीरिया है, इजिप्ट है, तुर्की है और ईरान है। इसकी शुरुआत हुई 1997 में, और इसका मकसद जो कहा जाता है, ऑफिशियली जो मकसद कहा जाता है वो ऑफिशियली मकसद है आर्थिक सामाजिक संबंधों को मजबूत करना इन देशों के बीच में जो कि विकासशील देश हैं। दूसरा, विकासशील देशों के बीच व्यापार, निवेश और सहयोग को बढ़ाना, ये इनका मकसद है। लेकिन अब इन नामों पर जरा गौर फरमाइए, क्योंकि ये नाम बेहद महत्वपूर्ण है। और अब इनके राष्ट्राध्यक्षों को भी जरा समझिए कि कौन कौन इस बैठक के अंदर हिस्सा ले रहा है, और जो बैठक के अंदर हिस्सा ले रहे हैं वो वहां जाकर क्या कहने वाले हैं जरा देखिए। पाकिस्तान से जो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं वो है शहबाज शरीफ, बांग्लादेश की तरफ से मोहम्मद यूसुफ यूनुस, इंडोनेशिया की तरफ से प्रबो सुबियांतो, मलेशिया की तरफ से अनवर इब्राहिम, नाइजीरिया की तरफ से बोला अहमद, और इजिप्ट की तरफ से मुस्तफा मदबौली, तुर्की की तरफ से रजब तैयब, और ईरान की तरफ से मसूद पेजेशियन। लेकिन इन नामों को जरा गौर से देखिए और अब समझिए कि क्या भारत ने D8 को इससे पहले ही डिकोड कर दिया है।
क्या प्रधानमंत्री मोदी की नजर इस संगठन पर थी और इस संगठन से जुड़े देशों पर थी? क्योंकि एक एक करके समझिए, 24-25 जून 2023 को मिस्र की यात्रा पर थे प्रधानमंत्री मोदी और मिस्र D8 का हिस्सा है। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को उस दौरान दिया गया था। वहीं 19 से 21 अगस्त 2023 मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर थे और उनको विशेष आमंत्रित किया गया था। तीसरा देश इंडोनेशिया, हम D8 की बात कर रहे हैं, जिसमें वर्तमान में तुर्की है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और बाकी के देश हैं, जिनमें इंडोनेशिया है, इजिप्ट है, मलेशिया है, नाइजीरिया है और इसके अलावा तुर्की है। अब उनमें से कितने देशों की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कर चुके हैं? 2023 6-7 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया की यात्रा पर थे प्रधानमंत्री मोदी, जबकि 22 अक्टूबर 2024 को ईरान के राष्ट्रपति पजेशियन से मोदी की मुलाकात हुई। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ही मुलाकात हुई। 17 से 18 नवंबर 2024 नाइजीरिया की यात्रा पर थे प्रधानमंत्री मोदी। अब क्या महज इत्तेफाक है? अब एक एक करके इन देशों को छोड़ते चलते हैं। बांग्लादेश, जहां शेख हसीना के हटने के बाद जिस तरीके से वहां बयानबाजी भारत के खिलाफ हो रही है, उस देश को एक साइड कर दीजिए, क्योंकि वो चीन के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। दूसरा पाकिस्तान, जो सीधे तौर पर चीन के हाथों की कठपुतली कहिए या आधे से ज्यादा पाकिस्तान पर चीन का ही कब्जा कहिए, इस देश को भी छोड़ते हैं। तीसरा तुर्की, जो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जाना जाता है और कश्मीर के मुद्दे पर जब उसने भारत के खिलाफ बयान दिया तो भी भारत ने कड़ी निंदा की। अब इन तीन देशों को अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी देशों में जरा देखिए, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया और नाइजीरिया, जहां प्रधानमंत्री बीते एक साल में या तो खुद दौरा कर चुके हैं या फिर वहां के राष्ट्र अध्यक्ष भारत का दौरा कर चुके हैं। और इनमें अब देखिए, बांग्लादेश जो चीन पर निर्भर है, अपना खुद का बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं है। पाकिस्तान जो भूखा है, कर्ज में डूबा है और उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। तीसरा तुर्की, जो खलीफा की जंग में खाड़ी देशों में ही तनाव पैदा कर रहा है और सीरिया के अंदर जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, उसमें तुर्की को अहम जिम्मेदार माना जाता है। और इसके अलावा सऊदी अरब और यूएई के साथ जिस तरीके से संबंधों में कटाक्ष है, उसका भी जिम्मेदार तुर्की को ही माना जाता है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने इस D8 को बहुत पहले डिकोड कर दिया है और इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं। उल्टा आप सोचिए कि इनके ज्यादातर देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, और वो कौन से देश हैं जो D8 के खिलाफ हैं या D8 का हिस्सा है, ये आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन अभी जरा देखिए कि D8 देशों की ताकत क्या है। इनमें एक बार नजर डालते हैं, क्योंकि अगर ये ग्रुप बना है तो उसके पीछे की कोई तो वजह रही होगी। ईरान और नाइजीरिया, इसकी ताकत है कि इनके पास तेल के भंडार है। तुर्की और ईरान, इनकी ताकत है कि पश्चिमी खाड़ी देशों के साथ रणनीतिक रूप से ये दोनों ही देश बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरा है पाकिस्तान और बांग्लादेश, और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि बड़े बाजार और मैन पावर दोनों ही, यानी कि एक तो मजदूर प्रचुर मात्रा में आपको यहां मिलेंगे और दूसरा एक बड़ा बाजार, क्योंकि खुद का कुछ ज्यादा है नहीं, इसलिए सब कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। और एक बड़ा बाजार है जहां से मजदूर मिलते हैं, और यही पाकिस्तान और बांग्लादेश की ताकत है। लेकिन फिर भी G8 का महत्व क्या है, यह भी जरा समझिए, क्योंकि मुस्लिम देशों की कुल आबादी लगभग 1.25 अरब है। वैश्विक मुस्लिम आबादी का यह 60% है। संगठन का प्राथमिक एजेंडा आर्थिक प्रगति है। लेकिन सोचिए, यह कब का संगठन बना हुआ है? क्या पाकिस्तान में आर्थिक प्रगति हुई? क्या बांग्लादेश में आर्थिक प्रगति हुई? अब सोचिए जरा। तो इस संगठन का मकसद कुछ और है, वो मकसद जो ये सीधे तौर पर नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो देश जरूर बता रहे हैं जिन्होंने विकास को चुना है। आगे चलकर आपको यह भी बताएंगे कि कौन से मुस्लिम राष्ट्र D8 के खिलाफ हैं और क्यों खिलाफ हैं। बहरहाल संगठन में सामाजिक मुद्दे भी शामिल किए गए और बैठक में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशियन शामिल होंगे, और यह अपने आप में इस पूरे ग्रुप के लिए, D8 के लिए बड़ी खबर है। लेकिन कौन कौन से मुस्लिम देश जो D8 का हिस्सा ना है और ना उनमें कोई दिलचस्पी है कि वो होना चाहते हैं, ये देश कौन कौन से हैं, इनको भी जरा देखिए।
ये और इंटरेस्टिंग है, यूएई D8 का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा सऊदी अरब ये भी D8 का हिस्सा नहीं है, इराक D8 का हिस्सा नहीं है, कतर D8 का हिस्सा नहीं है, और इसके अलावा सीरिया D8 का हिस्सा नहीं है। और ये वो खाड़ी देश हैं जिनके बिना खाड़ी का अस्तित्व नहीं है, और इनमें मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन है। इंटरेस्टिंग चीज देखिए, सीरिया अपने आप में मैं कह रहा हूं सुन्नी बाहुल्य देश है। अब सवाल यह है कि इतने बड़े देश अगर D8 का हिस्सा नहीं है तो D8 का अस्तित्व क्या है? या कहें कि 4 भूखे कर्जदारों ने अपना एक संगठन बना लिया है दिखाने के लिए कि देखिए कोई हमें अपने संगठन में शामिल नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, हम अपना एक संगठन बना लेते हैं। दरअसल जो ये देश जिनके नाम हम बता रहे हैं ये क्यों नहीं शामिल है, इसके पीछे का एक बड़ा कारण है कि ये देश धार्मिक आधार पर नहीं बल्कि वैश्विक आधार पर बाकी देशों के साथ संबंध रखना चाहते हैं और खुले विचारों के साथ अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहते हैं, जो आज की जरूरत है। और इसके लिए आप ये भी समझ सकते हैं कि इनमें से 2 प्रमुख देश यानी सऊदी अरब और यूएई हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। अब सोचिए जरा, वो D8 का हिस्सा नहीं बने हैं, वो D8 जो मुस्लिम संगठन ही है, जिनमें तुर्की है, ईरान है, जिनमें इंडोनेशिया है, नाइजीरिया है, बांग्लादेश या पाकिस्तान है, नहीं, वो ब्रिक्स का हिस्सा बने हैं क्योंकि सऊदी अरब और यूएई ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि धार्मिक कट्टरता के साथ अपने देश का विकास नहीं किया जा सकता। और ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वो काफी हद तक अपने देश के लिए न सिर्फ इंपोर्ट बढ़ा सकता है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर सकता है। और इसमें ब्रिक्स में भारत एक मजबूत देश की भूमिका में शुरू से रहा है। बहरहाल वापस लौटते हैं, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्रों का जो एक काहिरा प्लान है, इस काहिरा के अंदर क्या कुछ जाहिर होगा उससे पहले हमने जिक्र किया था कि ईरान आना नहीं चाहता था, उसकी नाराजगी थी, उसकी नाराजगी मिस्र के साथ थी। तो चलिए ईरान और इजिप्ट यानी कि मिस्र के रिश्तों का इतिहास जरा खंगालते हैं कि ये किस तरीके का है। ये मिस्र के पिरामिड जितना पुराना नहीं है। 1970 से दरअसल इस्लामिक क्रांति के साथ दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता चला गया। इजिप्ट विकास की बात करता रहा, जबकि ईरान आज के दौर में भी कट्टरता की तरफ बढ़ा है। पिछले साल हमास और इजराइल की जंग के दौरान इजिप्ट ने मध्यस्थता की, जिससे दोनों देशों के संबंधों में थोड़ा सुधार हुआ। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बैठक के संभावित एजेंडे में क्षेत्रीय मुद्दों का जिक्र किया है और इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि D8 देश इजराइल के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाने पर विचार कर सकता है। लेकिन सवाल गंभीर है कि भाई इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो सीधा अमेरिका से टकरा जाएगा? क्या वाकई में पाकिस्तान, जिसको एक मोटी फंडिंग अमेरिका से होती है, क्या वो अमेरिका के खिलाफ यह कहेगा कि अगर इजराइल ने हमला किया तो वो अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करेगा हमास को बचाने के लिए, हिजबुल्लाह को बचाने के लिए? क्या यह मुमकिन है? इसकी संभावना 0 है। लेकिन फिर भी जो कहा जा रहा है कि भाई एक संगठन तो बना है, जोर शोर से बैठक हो रही है, उसमें इजराइल के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा ये देश क्या कर सकते हैं, यह भी जरा सोचिए कि संभावित फैसले क्या हो सकते हैं। जरा इस पर भी गौर फरमाते हैं। जो एक फैसला इजराइल के साथ आर्थिक संबंध कमजोर करना, अब पहले तो इन देशों से यह पूछे कि इनकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है जो इजराइल के खिलाफ ये आर्थिक संबंधों को कमजोर करेंगे। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव बनाना, ये खुद दबाव अपने देश को लेकर नहीं बनवा पाते। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कितनी बार हुई है, शायद उसको गिनने बैठेंगे तो पूरा ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरीके से सवालों के घेरे में है, उस पर अपने आप में एक अलग प्रोग्राम हो सकता है। तुर्की जिस तरीके से सीरिया में उथल पुथल मचा रहा है, उसको लेकर वो खुद टारगेट पर है। अब सोचिए वो दबाव बनाएंगे। तीसरा, कूटनीतिक स्तर पर इजराइल को अलग थलग करना। अब सवाल यह कि कूटनीतिक स्तर पर कौन से देश के साथ मिलकर वो इसको अलग थलग करेंगे। लेकिन हां, एक बैठक होनी है D8 की और उसको लेकर वो कह रहे हैं कि हम एक एजेंडा पेश करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं उन देशों की जिनको इस ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए था इनके हिसाब से।
और यकीन मानिए अगर वो देश इस ग्रुप का हिस्सा होते तो इस ग्रुप की पावर बहुत अलग होती, और उनमें से एक देश है सऊदी अरब। लेकिन सऊदी अरब की शर्त D8 पर भारी पड़ गई। सऊदी अरब ने क्या कहा? दरअसल दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब ने D8 को बड़ा झटका दिया। सऊदी अरब की इजराइल के साथ बैकडोर से बातचीत जारी है। कहा जा रहा है कि संबंध सामान्य होने को लेकर एक डील भी हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि सऊदी अरब ने बस एक शर्त रख दी, यदि गाजा में जंग रुक जाए तो फिर इजराइल के साथ संबंधों को आगे बढ़ाया जा सकता है, और यह बात D8 को पसंद नहीं। कमाल की बात यह कि बातचीत की पूरी प्रक्रिया डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से चल रही है, जिन्होंने अभी तक घोषित तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं ली है, लेकिन बैकडोर सब कुछ चल रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब के रिश्ते और D8 के रिश्तों को लेकर यरूशलेम पोस्ट की भी एक रिपोर्ट आई। वो क्या कहती है? दरअसल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की लीडरशिप में एक प्रतिनिधिमंडल की डोनाल्ड ट्रंप से या कहीं उनके करीबियों से मुलाकात हुई थी। खासतौर पर ट्रंप की तरफ से मध्य पूर्व के लिए दूत घोषित किया गया था। स्टीव विटकॉफ यह नाम था उस दूत का, जो बाकायदा खुद इस मीटिंग में मौजूद था। बैठक में सऊदी अरब ने साफ किया कि यदि गाजा में युद्ध खत्म हुआ तो सऊदी अरब संबंध सामान्य करने के लिए तैयार है। यही नहीं, सऊदी अरब का कहना है कि अमेरिका की तरफ से फलस्तीन को लेकर अमेरिका के स्टैंड को क्लियर किया जाए। ऐसा होने पर उसके लिए संबंधों को सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ना आसान होगा। बिल्कुल इसी तरह तुर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान जैसे इस्लामिक देशों से अलग ही राह पर सऊदी अरब आगे बढ़ रहा है। उसने अब तक गाजा पर इजरायली हमलों को लेकर औपचारिक निंदा नहीं की है, देखिए सोचिए, लेकिन कोई ठोस प्रस्ताव भी नहीं लेकर आया। संबंधों को आगे बढ़ाने की पहल से भी साफ है कि सऊदी गाजा की बजाय अपने आर्थिक हितों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है। सऊदी और इजराइल के रिश्तों की समझ रखने वाले इसके पीछे कई कारण गिनाते हैं। दरअसल सऊदी अरब नहीं चाहता कि मजहब के नाम पर ध्रुवीकरण की वैश्विक राजनीति के अंदर वो फंसे, और इसकी जगह दरअसल वो विजन 2030 के अंदर जुटा हुआ है, ताकि इजराइल अमेरिका जैसे देशों से निवेश हासिल किया जा सके। एक तरफ इजराइल में दुश्मनी ढूंढ रहा है D8, और दूसरी तरफ सऊदी अरब दोस्ती ढूंढ रहा है ताकि सऊदी अरब को आगे बढ़ाया जा सके। दरअसल सऊदी अरब की नीति है कि तेल की सप्लाई से इतर भी अर्थव्यवस्था खड़ी की जा सके। इसके लिए इजराइल, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों से संबंध मधुर रखना बेहद जरूरी है, और इसे कहते हैं राष्ट्र प्रथम, धर्म प्रथम नहीं, राष्ट्र प्रथम। सऊदी अरब राष्ट्र प्रथम की नीति के साथ आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए D8 की आंखों में वो पूरे तरीके से चुभ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से यूएई आगे बढ़ रहा है राष्ट्र प्रथम की नीति के साथ, और वो धार्मिक कट्टरता के साथ D8 ग्रुप से किनारा कर रहा है। लेकिन सऊदी अरब को एक और लालच है। वो लालच है दरअसल इजराइल से, और वो लालच है आयरन डोम को लेकर। इजराइल के हथियारों की भी सऊदी अरब को जरूरत है। सऊदी अरब का एक और मकसद है इजराइल से हथियारों की खरीद करना है। सऊदी चाहता है कि वो इजराइल के आयरन डोम को खरीद ले। यही नहीं, अब भी सऊदी अरब इजराइल में तैयार स्पाईवेयर का इस्तेमाल करता है। इनकी मदद से वो किंगडम के विरोधियों पर नजर रखता है। यही नहीं, कहा जा सकता है कि 2020 में अब्राहम अकॉर्ड वाली पहल के पीछे भी सऊदी अरब का हाथ था। वो चाहता है कि इजराइल से कड़वाहट को भुलाकर संबंध सामान्य किए जाए, ताकि देश में आर्थिक प्रगति पर फोकस किया जा सके, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन मुस्लिम देशों के अन्य संगठन कौन कौन से हैं? सिर्फ इतना नहीं है कि D8 संगठन है, इसके अलावा भी कई अन्य संगठन हैं, और वो संगठन कौन कौन से हैं जरा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। D8 के अलावा मुस्लिम देशों के कई अन्य संगठन भी सक्रिय हैं। उनमें एक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, जो सऊदी अरब स्थित यह बैंक आर्थिक सहयोग पर ध्यान देता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है, OIC है। 57 मुस्लिम देशों का यह समूह है। इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर है, जो आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर काम करता है। इसके अलावा इस्लामिक सॉलिडेरिटी फंड, जो धार्मिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए
काम करता है। लेकिन जिन मुस्लिम राष्ट्रों की बात हम कर रहे हैं जो D8 के अंदर शामिल हैं, उसके अंदर किस देश के अंदर कितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको भी जरा समझिए और देखिए कि वहां की पॉपुलेशन कैसे है। अगर बात करें बांग्लादेश, तो मुस्लिम पॉपुलेशन 91.04% है और वहां अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है यह पूरी दुनिया देख रही है। दूसरा इजिप्ट, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 94.9% है, लेकिन कमाल की बात देखिए कि फलस्तीन के अंदर जो मुस्लिम वहां से मिस्र की तरफ भागना चाहते हैं, वहां उन्होंने अपने दरवाजों को बंद कर दिया है, लेकिन वहां की पॉपुलेशन 94.9% है। इसके अलावा इंडोनेशिया 87% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन है। वहीं ईरान के अंदर 99.4% मुस्लिम पॉपुलेशन है और कट्टरता चरम पर है। इसके अलावा नाइजीरिया 51.1%, पाकिस्तान 96.35% मुस्लिम पॉपुलेशन है और वहां अल्पसंख्यक नामात्र के बचे हैं, या तो वहां धर्मांतरण कर दिया गया या उनको भागने पर मजबूर कर दिया गया। और तुर्की 99% सुन्नी पॉपुलेशन है और उसी की वजह से सीरिया के अंदर तख्ता पलट हुआ। और ये वो देश है जो वैसे तो मुस्लिम पॉपुलेशन की एक बड़ी आबादी को कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो मुस्लिम पॉपुलेशन के हित में काम नहीं करते, क्योंकि तुर्की के अंदर आवाम का हाल क्या है वहां जाकर देखिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहां का हाल क्या है वहां जाकर देखिए। इसके अलावा इजिप्ट और ईरान के अंदर हाल क्या है वहां जाकर देखिए, क्योंकि वहां धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जाता है, राष्ट्र हित को दूसरे पायदान पर रखा जाता है और इसी वजह से वहां इस तरीके की समस्याएं आती हैं। लेकिन फिर भी D8 पर नजर सबकी बनी हुई है कि क्या फैसले लिए जाते हैं। हालांकि जितने भी चेहरे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाकी बड़े देशों की या कहीं विकसित राष्ट्रों की कठपुतलियों की तरह है, इसलिए बहुत ज्यादा बड़े फैसले नहीं होंगे। लेकिन हाँ, यह हो सकता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने देशों की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने के लिए ये कहते हुए कि हम कट्टरता को और चरम पर ले जाएंगे, बस थोड़ा चंदा और दे दीजिए, इसके लिए D8 का इस्तेमाल हो सकता है। और यह काहिरा प्लान कितना सक्सेस होगा यह इस बात से भी पता चलेगा कि यह संगठन कब तक रहेगा और इसमें कितने बड़े मुस्लिम राष्ट्र शामिल होंगे। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि भारत के लिए इस संगठन से कोई खतरा नहीं है और इसके ज्यादातर जो देश हैं उनको प्रधानमंत्री पहले ही डिकोड कर चुके हैं, मुलाकात करके रिश्तों को न सिर्फ बेहतर कर चुके हैं बल्कि ट्रेड लगातार उन देशों के साथ बढ़ रही है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।